नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो राजपूत राज्यों ने राजस्थान के जो राजाओं ने अलग अलग संधियां की थी, किन संधियों के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्थान के राजाओं को अपना गुलाम बनाया था और किन संधियों के माध्यम से, किन किन धाराओं के माध्यम से हमारा राजस्थान ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने वैसे तो राजस्थान से सबसे पहले संधि जो की थी वो 29 सितंबर 1803 को भरतपुर राज्य के साथ की थी। नवंबर 1803 में अलवर के साथ, दिसंबर 1803 में जयपुर राज्य के साथ, ऐसे अनेक संधियां कुछ की गई थी पर उनको निरस्त कर दिया गया था। हम अगर राजस्थान से ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुई संधियों पे चर्चा करते हैं तो सबसे पहले आती है 1818 की संधियां, क्योंकि इससे पहले जो संधियां हुई थी वो निरस्त कर दी गई थी। भारत के गवर्नर ने उन्हें मान्यता नहीं दी थी। पर जब 1817 में लॉर्ड हेस्टिंग्स जो गवर्नर बने, उन्होंने चार्ल्स मेटकाफ को नियुक्त किया कि आप अब राजस्थान के राजाओं को अपने अधीन कीजिए, उनसे सहायक संधियां कीजिए। तो सहायक संधियां वैसे तो हम सभी जानते हैं कि वो होती है जिनकी धाराएं लगभग समान होती है, जिनका उद्देश्य होता है सहायक संधि करने वाले राज्य को धीरे धीरे अपनी योजनाओं के अंतर्गत गुलाम करना। तो राजस्थान के राज्यों से जो संधियां की गई थी लगभग सभी संधियां समान थी। तो चार्ल्स मेटकाफ ने सबसे पहले जो संधि की वो की सिरोही राज्य के साथ 9 नवंबर 1817 को, और उसके बाद कोटा के साथ की गई 26 दिसंबर 1817 को। इन सभी संधियों में जो धाराएं थी वो लगभग सामान्य थी। जैसे कि अगर हम सामान्य धाराओं पर चर्चा करें तो सबसे पहले जो प्रमुख धारा थी वो ये थी कि अंग्रेजी कंपनी संधिकर्ता और मित्र राज्य जो था उसके साथ एक संधि करती थी, जिसके अंतर्गत दोनों के जो मित्र होंगे वो दोनों के समान होंगे, जो शत्रु होंगे वो समान होंगे। दूसरा जो प्रमुख पॉइंट था कि समान धारा थी वो ये थी कि अंग्रेजी कंपनी जिससे भी सहायक संधि करती थी उसकी रक्षा का भार अपने ऊपर ले लेती थी ताकि उस राज्य की सेना को नष्ट किया जाए। और इसके अलावा जो संधि की कुछ समान शर्तें थी वो ये थी कि अगर वो सहायक राज्य किसी भी राज्य से साथ युद्ध, संधि, मित्रता कुछ भी करना चाहे तो मध्यस्थता के लिए उसे ईस्ट इंडिया कंपनी को सहयोग लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा कंपनी ने जो कि एक ऐसी धारा थी जिससे कि राज्यों को लगा कि वो स्वतंत्र रहे थे, वो थे उत्तराधिकार। इसके अनुसार राजपूत राज्य अपने उत्तराधिकार के लिए स्वतंत्र हैं, वो अपना उत्तराधिकारी खुद नियुक्त कर सकते हैं और केवल कंपनी उनसे यह सहयोग चाहती कि जब भी कंपनी को जरूरत हो वो उसे सैनिक सहायता दे। तो सभी धाराएं लगभग समान थी पर कुछ धाराएं थी जो अलग थी। एक तो सबसे प्रमुख धारा ये थी कि कंपनी उन्हीं राज्यों से खराज वसूल करेगी जो मराठों को देती है और साथ ही उतना ही खराज वसूल करेगी जितना मराठों को देती है। तो सबसे पहले जब करौली से संधि की गई थी तो उसकी दो धाराएं थोड़ी सी अलग थी कि करौली एकमात्र ऐसा राज्य था जिससे कि मराठे तो खराज लेते थे पर ईस्ट इंडिया कंपनी उससे कोई खराज नहीं लेगी। दूसरा उससे ये भी था कि न तो राजा से खराज लिया जाएगा न ही उसके उत्तराधिकारियों से किसी भी प्रकार का खराज लिया जाएगा। इसके बाद जब कंपनी ने दूसरी संधि की थी वो थी टोंकेस नवाब जो थे वो थे अमीर खां पिंडारी। पिंडारियों का विद्रोह, दमन सब कुछ किया गया था, स्टिंगन ने उनका दमन किया था, पर अमीर खां पिंडारी राजस्थान में काफ़ी शक्तिशाली था। तो उसका दमन करने की जगह उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, उसको एक राज्य दिया, टोंक का नवाब बना दिया गया ताकि एक तरफ तो उनका विद्रोही था, अब उनका मित्र हो गया, अंग्रेजों का प्रमुख राजस्थान में सहयोगी हो गया। टोंक से जो संधि की गई थी वो की गई 15 नवंबर 1817 को। टोंक के अमीर खां पिंडारी को नवाब बना दिया गया। उससे कहा गया कि अपनी आवश्यक सेना को छोड़कर सारी सेना भंग कर दी जाए और साथ ही साथ वो अब अंग्रेजों का सहयोग करेगा और अंग्रेजों के साथ में मिलकर अंग्रेजों के विरोधियों का दमन करेगा। कोटा के साथ जो संधि की गई वो कुछ अलग थी। रीजन ये था कि कोटा का जो वास्तविक उत्तराधिकारी था वो था कोटा का जो शासक था वो महाराजा उम्मेद सिंह थे और जो वास्तविक प्रशासक था वो था झाला जालिम सिंह। तो अंग्रेजों से संधि के लिए भी जालिम सिंह ही आगे आया था। तो अंग्रेजों ने ये किया कि पहले तो कोटा के महाराज उम्मेद सिंह से झाला सिंह की मध्यस्थता से संधि कर ली। उसके पश्चात कोटा से एक पूरक संधि की गई जिसकी धाराएं थी कि कोटा के शासक उम्मेद सिंह रहेगा और उसका ज्येष्ठ पुत्र, उसके वंशज कोटा के शासक रहेंगे, पर जो प्रशासन है वो झाला जालिम सिंह और उसके वंशजों के पास रहेगा। इस प्रकार कोटा में एक तरह से विद्रोह के बीज डाल दिए गए थे, फूट डाल दी गई थी जो बाद में कोटा के विभाजन के रूप में सामने आती है।